हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, आज हम बात करेंगे सीआरपीसी और बीएनएसएस का एक टॉपिक जो बात करता है सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स, सेशन जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स में पास। यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उन प्रावधानों की जिसमें हम ये देखेंगे कि जो उच्च न्यायालय हैं, जो कोर्ट ऑफ सेशंस यानी कि जो सेशन न्यायाधीश हैं और जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, वो कितना दंडादेश सीआरपीसी में दे सकते हैं, कितना सेंटेंस देने के लिए वो ऑथोराइज्ड हैं। तो देखिए, ध्यान देते हैं, पहले जब मैं बात करूं सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में हम इसके रिगार्डिंग दो सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 29। और जब हम बात करते हैं बीएनएसएस की, तो यहाँ पर हम इसके रिगार्डिंग दो सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23। अब जरा इस बात को आप जानें कि जब हम सेक्शन 28 देखते हैं तो सेक्शन 28 में हम देखेंगे कि हाई कोर्ट और जो कोर्ट ऑफ सेशन हैं उनमें जो चाहे सेशन जज हों, एडिशनल सेशन जज हों या असिस्टेंट सेशन जज हों, इन्हें सेंटेंस देने की कितनी पावर दे रखी है। तो सेक्शन 28 सब सेक्शन 1 में हम बात करते हैं हाई कोर्ट की। और जब हम हाई कोर्ट का देखें कि सीआरपीसी में हाई कोर्ट कितना सेंटेंस देने के लिए ऑथोराइज्ड है, तो सेक्शन 28 सब सेक्शन 1 हमें ये कहता है कि द हाई कोर्ट मे पास any sentence, may pass any sentence authorized by law, authorized by law। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो उच्च न्यायालय है वो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकती है। इसका मतलब यदि वो डेथ पेनल्टी देना चाहती है, डेथ पेनल्टी आप दे सकते हैं। आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करें या किसी भी इम्प्रिजनमेंट की बात करें, तो हाई कोर्ट के पास ये एब्सोल्यूट पावर है कि वो कोई भी पनिशमेंट, वो कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 28 सब सेक्शन 2 की, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब हम सब सेक्शन 2 की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे सेशन जज को और साथ ही साथ सेशन जज के साथ जो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं हम उनको देखने जा रहे हैं। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि जो सेशन जज होते हैं और जो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं उनको सीआरपीसी में कितना सेंटेंस देने के लिए ऑथोराइज किया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सेंटेंस के मामले में इनकी वही पावर होती है जो हाई कोर्ट की होती है। यानी कि हम बात करें कि सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, यानी कि यदि आप सेशन न्यायाधीश हैं या अपर सेशन न्यायाधीश हैं, आप विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब सेशन जज या एडिशनल सेशन जज डेथ पेनल्टी देते हैं, जब ये मृत्यु दंडादेश देते हैं, तो इसका कंफर्मेशन हाई कोर्ट करती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब भी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दे रही है, मृत्यु दंडादेश दे रही है, तो उस डेथ पेनल्टी का, उस डेथ सेंटेंस का तब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा जब तक कि हाई कोर्ट सीआरपीसी के सेक्शन 368 में उसका कंफर्मेशन ना कर दे। तो इसका मतलब है कि जब सेशन जज या एडिशनल सेशन जज किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दे रहे हैं तो ये उसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट को सेक्शन 366 में भेजेंगे और उसके बाद यदि हाई कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ये सेंटेंस सही था, उस व्यक्ति को, कन्विक्टेड पर्सन को डेथ पेनल्टी दिया जाना चाहिए था, तो हाई कोर्ट सेक्शन 368 में उसका कंफर्मेशन कर देंगे। लेकिन ये बात आप ध्यान देंगे कि जब हम सेक्शन 369 सीआरपीसी देखते हैं तो उसमें ये बात देखने को मिलती है कि हाई कोर्ट जब भी ये डेथ सेंटेंस कंफर्मेशन करेंगे तो हाई कोर्ट के कम से कम कितने जजेस होने चाहिए, कम से कम 2 जजेस द्वारा ये कंफर्मेशन होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं सेक्शन 28 सब सेक्शन 3 में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं असिस्टेंट सेशन जजेस। असिस्टेंट सेशन जज को हम देखेंगे कि आपके पास कितना पावर है सेंटेंस देने का। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो असिस्टेंट सेशन जज हैं, यदि हम इनके बारे में बात करें तो सेक्शन 28 सब सेक्शन 3 ये कहता है कि असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ except a sentence of death or of life imprisonment or of imprisonment not exceeding 10 years। यानी कि यदि हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट सेशन जज की, तो असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ except a sentence of death or of imprisonment for life
और ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स, यानी कि जो मैक्सिमम ये सेंटेंस दे सकते हैं ये केवल 10 साल तक के इम्प्रिजनमेंट की ही बात कर रहे हैं। 10 साल तक का ये इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और 10 साल से ऊपर के टर्म में इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते और ना ही डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। अब हम जब बात करते हैं सेक्शन 29 सीआरपीसी की, तो सेक्शन 29 में हम बात करें तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सेक्शन 29 में हम मजिस्ट्रेट्स की पावर देखते हैं कि मजिस्ट्रेट कितना सेंटेंस दे सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं 29 सबसेक्शन 1 में, तो यहाँ आप देखेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करें और इन्हें जो मैक्सिमम पावर दे रखी है इम्प्रिजनमेंट की वो कितनी है 7 ईयर्स, यानी कि 7 साल से ऊपर का इम्प्रिजनमेंट देने को इनके पास पावर नहीं होती। तो ये 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और फाइन जितना चाहे वो दे सकते हैं। इसके बाद इस सीजीएम में यदि हम 29 सबसेक्शन 1 की बात करें तो ये बात इसमें ए सीजीएम की भी बात आ रही है, यानी कि कोर्ट ऑफ सीजीएम की हम बात करें तो उसमें सीजीएम भी होते हैं और ए सीजीएम भी होते हैं। जब हम बात करते हैं सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 की, तो इसमें हम देखेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास मैक्सिमम पावर है इम्प्रिजनमेंट की 3 ईयर्स की। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं फाइन की, तो फाइन ये कितना दे सकते हैं मैक्सिमम 10,000 रुपीज़, और या फिर बोथ, दोनों को भी ये देने की पावर रखते हैं और दोनों को भी बात करते हैं पावर की। और जब हम बात करते हैं सेक्शन 29 सबसेक्शन 3 की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को जो इम्प्रिजनमेंट देने की पावर दी गई है वो 1 ईयर, और यदि हम फाइन की बात करते हैं तो अप टू 5,000 रुपीज़ और बोथ। लेकिन इसी के साथ जब हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया में, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में आते हैं सीजीएम की जगह सीएमएम, यानी कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जगह वहां पर आते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि महानगर मजिस्ट्रेट। और जब हम सेक्शन 29(4) की बात करते हैं तो इसमें सीधे सीधे बात लिखी है कि सीएमएम की वही पावर होगी जो सीजीएम की है, और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कि अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की वही पावर है जो एसीजीएम की है, यानी कि सेम पावर इनकी यहाँ पर बता रखी है, यानी कि इनके पास भी 7 साल तक के इम्प्रिजनमेंट देने की पावर है। और जब हम बात करते हैं 29(4) में, यहाँ पर एमएम को भी बता रखा है, यानी कि महानगर मजिस्ट्रेट को भी बता रखा है। और जब हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करते हैं तो इनकी वही पावर होगी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की है। तो जहाँ तक हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, यानी कोर्ट ऑफ सेशन की और मजिस्ट्रेट कोर्ट्स की, तो हमने सीआरपीसी में देखा सेक्शन 28-29 में कि इन्हें सेंटेंस देने की कितनी पावर दी गई है। लेकिन जब हम अब बात करते हैं बीएनएसएस की, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो इसके प्रोविजंस अब कहाँ बताए हुए हैं सेक्शन 22 में और सेक्शन 23 में। और अब जान लीजिएगा, जो बात 28 सबसेक्शन 1 में सीआरपीसी में दी गई है वो बात अब कहाँ चली गई है सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में। और ये बात वही कहता है कि हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, यानी कि विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश उच्च न्यायालय दे सकते हैं। जब हम बात करते हैं 28 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी में, तो बीएनएसएस में ये प्रोविजन कहाँ चला गया है 22 सबसेक्शन 2 में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेशन जज की और एडिशनल सेशन जज की, तो ये सेम प्रोविजंस यहाँ पर वही आ रहे हैं कि ये भी कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं, लेकिन जब ये डेथ पेनल्टी देते हैं तो इन्हें हाई कोर्ट से कंफर्मेशन करना होगा। और अब जो कंफर्मेशन करना होगा ये 368 में ना करके बीएनएसएस के कौन से सेक्शन में करना होगा, ये करना होगा सेक्शन 409 में। और ये जो रिपोर्ट भेजी जाती है, जब सेशन जज या एडिशनल सेशन जज बीएनएसएस की बात करूं, यदि कोई डेथ पेनल्टी दे रहे हैं तो ये रिपोर्ट डेथ सेंटेंस की जो रिपोर्ट है वो किस में भेजेंगे 407 में। और जो कंफर्मेशन होगी वो बीएनएसएस में कहाँ की जाएगी 409 में। और सेम बात जब हम बीएनएसएस का 410 पढ़ते हैं तो उसमें यही बात लिखी हुई है कि ऐसा डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट के 2 जजेस द्वारा कंफर्मेशन होना चाहिए। अब इस बात को आप ध्यान देंगे कि 28 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी में असिस्टेंट सेशन जज की बात की गई है, लेकिन अब बीएनएसएस में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है पहले लेक्चर्स में, कि अब बीएनएसएस में असिस्टेंट सेशन जज जैसी कोई पोस्ट नहीं बची, अब इन्हें बीएनएसएस द्वारा खत्म कर दिया गया है। इसके बाद जब मैं बात करता हूँ